तो लास्ट चैप्टर में हमने जो चैप्टर करा था उसका नाम तो था फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने करा था कि 4 चीज़ें कवर होती हैं। एक को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट। एक को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक को हम क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। तो मेनली ये 4 चीज़ों को मिलाकर हम कह देते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आ गई, जो कंपनी की मतलब पोजीशन स्टेटमेंट होती है, जो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी बताती है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L आ गया, जो एक तरह से मैंने आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट होता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता देता है। तीसरा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बेसिकली कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हमें बता देता है। और चौथे होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जिसमें हम बाकी डिस्क्लोजर्स करते हैं। तो ये 4 चीज़ों को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पहले ये याद आ गया। फिर दूसरी चीज़ बताई थी आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स भी होते हैं। यूज़र्स का मतलब आपको बताया था कि जो ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती हैं। तो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आपने भी कुछ बताई थी पार्टीज़। तो इसके अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, लेंडर्स होते हैं मतलब जैसे बैंक हो गया या कोई भी क्रेडिटर हो गया, इस तरह से कस्टमर्स हो गए या पब्लिक एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स होते हैं। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि हमारी अकाउंटिंग में 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं। कितनी अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, 3। तो उन तीनों का नाम अच्छे से याद रखना था, उन तीनों का मतलब अच्छे से याद रखना था। पहला है गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया कि इसमें हम क्या सोचते हैं कि बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा लंबे समय तक और हम बंद नहीं करेंगे। और अगर ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो जाती है, मतलब इनवैलिड हो जाती है, तो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी सीखी थी। तो फिर हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को किस पर रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पर। और इस पर हमने 2 बड़े क्वेश्चन भी करे थे। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था मुश्किल वाला, और एक क्वेश्चन आपने करा था अपने आप आसान वाला, ठीक है दोस्त। दूसरी अजम्पशन क्या एज्यूम करते हैं, एक्रूअल। तो एक्रूअल में क्या बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई, चाहे पैसे पहले मिल जाएं चाहे पैसे बाद में मिल जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी अजम्पशन हमने करी थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब था कि आप जो भी पॉलिसी 1 साल फॉलो करते हो उसको हर साल क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो, 3 केसेस में चेंज कर सकते हो। कब कब, या तो स्टैट्यू बोलता है मतलब कानून बोलता है चेंज करने को, तो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं चेंज करने को, तो या फिर बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए। तो 3 जगहों पर आप पॉलिसी में चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसमें आपको लिखवाया था एक तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो सबको आसानी से समझ आ जाए। दूसरा था रेलिवेंस। रेलिवेंस में 3 कीवर्ड्स थे। पहला तो था कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा था टाइमली डिस्क्लोजर, समय पर बताना पड़ेगा। और तीसरा था बेनिफिट और कॉस्ट का बैलेंस, फ़ायदा और नुकसान दोनों बातों का बैलेंस होना ज़रूरी है। तीसरी क्वालिटी थी रिलायबिलिटी, यानी कि भरोसा कर सकें। तो भरोसा करने के लिए आपको बताया था कि इसमें 5 बातें होनी चाहिए। एक, फेथफुली रिप्रेजेंटेड जो है वही बताना। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसको याद है जी, नहीं, जो जिस दिन हमने कोई एसेट परचेज किया उसी डेट पे लिखनी है, रिकॉर्ड करेंगे। वो तो एक्रूवल भी कहता है। कि मतलब पूरा होगा कि उसका अगर लीगल फॉर्म अगर अब तक नहीं हुआ, मतलब रजिस्ट्री वाले दिन नहीं फॉर्म है तो उसको उसको लिखेंगे रिकॉर्ड कि करेंगे। हमारा हुआ है, बट जिस दिन खरीदा उस दिन लिख लेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको कहानी याद है कि हमने बिल्डिंग खरीदी थी तो उस दिन हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमारी रजिस्ट्री लीगल रजिस्ट्री बाद में हुई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमें सच्चाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है रादर देन लीगल रियलिटी,
ठीक है। बाकी इसमें बायस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। तो जहाँ पर आपने लिखा ना फ्री फ्रॉम बायस, नोट्स में मतलब आपके पास अगर बुक है तो उसके ब्रैकेट में लिख लेना, इसको न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, न्यूट्रलिटी। तो फ्री फ्रॉम बायस जहाँ है बुक में, वहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर लेना न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, भेदभाव ना करना, तो उसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम बायस, न्यूट्रलिटी। बाकी चौथा पॉइंट था प्रूडेंस होना चाहिए। प्रूडेंस क्या था याद है? एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर करना है, लेकिन एंटीसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स को नहीं कंसिडर करना है। और पांचवा था कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन 5 बातों को जब मिला लेंगे तो क्या बन जाता है? रिलायबिलिटी। चौथी क्वालिटी थी कंपैरेबिलिटी। वो सिंपल थी कि भाई कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए, इंटर फर्म भी और इंट्रा फर्म भी, उसको बोलते हैं कंपैरेबिलिटी। और पांचवा था ट्रू और फेयर व्यू, यानी कि अल्टीमेट गोल है कि हम ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करें। बाकी 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्वालिटीज़ आपको बताई थी क्या क्या होती हैं, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद हमने एक अगला टॉपिक पढ़ा था मेजरमेंट बेसिस। तो पंडित जी याद है आपको 4 तरह के मेजरमेंट बेसिस थे? वेरी गुड। एक तो था हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें हम पुरानी वाली कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं। एक था करंट कॉस्ट, तो करंट कॉस्ट का मतलब याद है सेकंड वाला? हाँ, अगर हम बिल्कुल सेम उसी की तरह आज कोई सेम इक्विवेलेंट एसेट खरीदते हैं तो उसकी आज की कॉस्ट कितनी है, बिल्कुल सही। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब जो आज से बेचेंगे, जो आज अगर इसको बेचेंगे तो कितने रुपए मिल जाएंगे, वो रियलाइजेबल वैल्यू होती है। और प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको ऐसे समझाया था, जो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी एसेट से आप भविष्य में कितना इनफ्लो करने वाले हो, उन सब इनफ्लोज की आज की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू था। तो 4 तरह के मेजरमेंट वैल्यूएशन थे। बाकी फिर आपको एलिमेंट्स लिखवाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एलिमेंट्स वो तो आपको पता ही है, सिंपल, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, तो बस यहाँ तक शायद आपने लिखा पढ़ लिया था, राइट? फिर आपने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। चलो, तो आज हमें लास्ट टॉपिक इसका जो है पहले वो करवाऊँगा आपको। तो वो आप रजिस्टर में लिखोगे मेरे साथ नई हेडिंग डालकर। तो आप रजिस्टर निकालना जी, और इस टॉपिक का नाम लिखना है आपको कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस, बस ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ये टॉपिक ख़त्म, फिर क्वेश्चन करके फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप इसके ब्रैकेट में लिख लेना 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये 5 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है इस टॉपिक का, इम्पॉर्टेंट। चलो, तो थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा, दोनों बात करेंगे साथ साथ। चलो, तो पहले आप एक टाइम स्केल डायग्राम बनाओ मेरे साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते रहो। सबसे पहले लिखो ओपनिंग कैपिटल 10,000, ओपनिंग कैपिटल 10,000। फिर थोड़ी सी आगे लिखो एडिशनल कैपिटल 5,000, एडिशनल कैपिटल 5,000। फिर थोड़ी सी आगे लिखो ड्राइंग्स 3,000। चलो हिसाब लगाओ, सीए साहब,
ओपनिंग कैपिटल 10,000 थी, फिर एडिशनल कैपिटल 5,000 आप और ले आए, 3,000 ड्राइंग्स मान लो हो गई, तो आपकी कैपिटल अभी कितनी बची? 12,000। वेरी गुड। और लास्ट में थोड़ा सा पहले लिख लो प्रॉफिट 6,000। तो अब आपको ये बताना है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी। तो कितनी हो गई क्लोजिंग कैपिटल? 18,000। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने कुछ सिखाया आपको? नहीं सिखाया, ठीक है। तो इसी को अब हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह लिख लेते हैं इसी के नीचे कि भाई ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो आप भी लिख लो। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो इतनी बात तो वो है जो ऑलरेडी आपको आती है, मतलब मुझे नहीं लगता ये मैंने कुछ नया सिखाया अभी। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तक ओके होगी कहानी? ठीक है। अब ड्राइंग्स जो ये लिखा है आपने ड्राइंग्स, इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना डिविडेंड। ये नई चीज़ हो गई। तो ड्राइंग्स को यहाँ पर हम डिविडेंड के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं या कह सकते हैं या नज़रिया दे सकते हैं। अब क्यों दे सकते हैं वो समझा देता हूँ। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है वैसे? चलो आप बताओ, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज़ के लिए मालिक पैसा ले लेता है अपनी कैपिटल में से। और डिविडेंड क्या होता है? कंपनी अपनी इच्छा से शेयर होल्डर को पैसा देती है, मालिक को ही पैसा देती है। राइट, तो मैं इसी बात पे आ रहा था। तो अगर आप दोनों को लॉजिकली समझो तो ड्राइंग्स क्या है कि बिजनेस का पैसा मालिक तक गया, वही ड्राइंग्स है। और डिविडेंड भी क्या होता है कि बिजनेस का पैसा, प्रॉफिट वाला पैसा शेयर होल्डर यानी मालिक को गया। तो हम ड्राइंग्स को ये भी कह सकते हैं कि भाई ड्राइंग्स मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड देने का मतलब है कि पूंजी कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है। तो ड्राइंग्स भी तो क्या होता है? कैपिटल को कम कर रहा होता है। तो हमने अब, क्योंकि अब हम सी एंटर में आ गए, तो इस फॉर्मूले को, बच्चों वाले फॉर्मूले को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके ड्राइंग्स की जगह क्या बोल देंगे? डिविडेंड बोल देंगे। पहले यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब इन दोनों को एक ऐसे डॉटेड लाइन में आपको भी बॉक्स बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। प्रॉफिट को और ड्राइंग को, ये इतना हिस्सा, या प्रॉफिट और डिविडेंड इतने हिस्से को। तो इतने हिस्से का नाम है कुछ। इतने हिस्से का कुछ नाम है। तो क्या नाम है? तो मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, तो लिख लेते हैं जी। नाम लिख लो मेरे साथ। इसको कहेंगे हम रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट या लॉस भी कह सकते हैं, वो तो नेगेटिव आएगा, अलग की बात है। लेकिन हाँ, नाम लिख लो रिटेन्ड प्रॉफिट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों कह रहा है। तो मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। मान लो मेरा प्रॉफिट है 100 रुपये। तो 100 रुपये में से 20 रुपये मैं डिविडेंड दे देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचा? 80। तो ये जो मैथमेटिक्स हो रही है उस डॉटेड बक्से के अंदर, ये वही हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका प्रॉफिट की फिगर अगर मैं 100 लिख दूँ और मैं ये कह दूँ कि डिविडेंड आप 20 रुपये देते हो, तो मैथमेटिक्स तो ऐसी बन रही है। तो इसको सॉल्व करने पर 80 ही बच रहा है। तो हम उस 80 को क्या बोल सकते हैं? एक तरह से रिटेन्ड प्रॉफिट। तो रिटेन्ड प्रॉफिट बेसिकली क्या है? वो बक्सा, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से जितना आपने डिविडेंड दे दिया, तो जो बच गया इसका मतलब वो क्या बच गया है? रिटेन्ड प्रॉफिट। तो क्लियर हो गया यहाँ तक?
चलो अब हम फाइनल फार्मूले पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला है तो वो मैंने सीधा इसलिए नहीं लिखवाया, नहीं तो बच्चा कहता ये तो सर हम रट रहे हैं। तो अब हम फाइनल फार्मूला लिखते हैं कि रिटेन्ड प्रॉफिट का क्या फार्मूला बन गया। प्रॉफिट माइनस डिविडेंड। नहीं वो वाला नहीं, इस बड़े इक्वेशन से अगर निकालना हो, लगाओ बुद्धि। अच्छा वो सब हाँ वो सब। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। क्यों? रिटेन्ड प्रॉफिट तो एलएचएस में ही छोड़ना है, अच्छा तो फिर इनको उधर ले जाओ। इनको उधर ले जाते क्लोजिंग हैं। माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल। हाँ जी, तो ये लिखना है अब आपको फार्मूला। तो रिटेन्ड प्रॉफिट का फार्मूला बन गया क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो अगर आप गलती से किताब खोलोगे तो किताब वैसे तो खोलनी नहीं है आपको, लेकिन बाय चांस फिर भी खुल जाए गलती से आईसीआई की किताब, तो उसमें आप ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखेंगे रिटेन प्रॉफिट का। तो मैं पहले 5 मिनट इसलिए व्यतीत करे ताकि आपको पता लग जाए कि ये आ कैसे रहा है। तो वैसे फॉर्मूला ये है, मतलब मेरा मुद्दा यहाँ से शुरू हो रहा है, बट समझ आ गया रिटेन प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला बन गया रिटेन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। चलो अब इसके नीचे आपको लिखना है 3 टाइप्स। तो जो 3 टाइप्स अभी मैं लिखवाऊंगा ये फिलहाल अभी बस लिखना है, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो आप लिख लेना 3 टाइप्स। नंबर 1, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें डैश डाल के लिखना ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स, opening and closing assets are stated at historical cost. Opening and closing assets are stated at historical cost. Second point, at current purchasing power. At current purchasing power, डैश डाल के लिखना है रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइसेस, रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइसेस यूजिंग एवरेज प्राइस इंडेक्स, यूजिंग एवरेज प्राइस इंडेक्स। एवरेज प्राइस इंडेक्स को भी अंडरलाइन कर लेना। और थर्ड, एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो इसमें डैश डाल के लिख लेना रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइसेस यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। तो ये 3 बातें बस अभी आपने लिखी हैं, समझा कुछ भी नहीं है तो चिंता मत करना, अभी अगले 15-20 मिनट हम समझने पे ही लगाएंगे, लेकिन बस आप ये 3 बातें लिख लेना। तो 3 तरह के मतलब इसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा एट करंट परचेजिंग पावर, और तीसरा एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है ना।
लिख लिया? ठीक है, और इसके नीचे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना जैसा मैं बना रहा हूँ, स्टार डाल के। क्लोजिंग कैपिटल जो भी अमाउंट होगा माइनस ओपनिंग कैपिटल जो भी अमाउंट होगा माइनस एडिशनल कैपिटल जो भी अमाउंट होगा। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? रिटेन प्रॉफिट। ये तो समझ लिया ना कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आप समझ चुके हो कि ये हमने कहाँ से लिखा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रिटेन प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगा माइनस ओपनिंग कैपिटल जो भी होगा माइनस एडिशनल कैपिटल जो भी होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये लिख लो। बाकी इसके ब्रैकेट में भी मेंशन कर लेना, वो भी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि वो क्यों लिखा। तो जो रिटेन प्रॉफिट लिखा उसके ब्रैकेट में आप ऐसे भी मेंशन कर लेना, मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग्स, मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग्स। बस, तो आपका लिखने का काम खत्म। मतलब अब आपको 15 मिनट पेन नीचे रख के बस आप आराम से बैठ जाना, मैं सारी बातें समझा दूंगा, लेकिन सुनते रहना कंसंट्रेशन से। ये नहीं कि पेन नीचे रखा और आंखें भी बंद हो गई। ठीक है, लिख लिया? चलो, तो अब बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना, ध्यान से सीए की तरह दिमाग लगा के कि भाई सारी बातें क्रिटिकली सोचनी है हमको। ठीक है, चलो मैं एक बहुत ही सिंपल एक आदमी का एग्जांपल लेता हूँ। लेट से इसने आज बिज़नेस शुरू करा, ठीक है, और इसने 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए बिज़नेस के अंदर। ठीक है, इसने 12,000 रुपये बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो इसकी बैलेंस शीट कैसी होगी? बिज़नेस में 12,000 कैश हो गया और बिज़नेस में 12,000 कैपिटल हो गई। ठीक है, बैलेंस शीट टैली यही होगा। अब इसने सोचा चलो भाई बिज़नेस तो कुछ करना ही है, तो 12,000 रुपये इसने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे थे, तो इसने सोचा चलो यार मैं एक काम करता हूँ, कुछ सामान खरीद लेता हूँ, आगे बेचने के काम आएगा। तो लेट से इसने 6,000 बॉक्सेस खरीद लिए 2 रुपये के भाव पे। ठीक है, तो इसके पास 12,000 रुपये थे इस आदमी के पास। इसने मान लो ये पनवाड़ी है, छोटा सा पान की दुकान वाला, तो इसने 12,000 रुपये से अपनी पान की दुकान शुरू करी और इसने सोचा चलो यार अब तो मेरे को पान बेचना है या मुझे गुटखा बेचना है। तो इसने 6,000 गुटखे के पैकेट्स खरीद लिए, डब्बे खरीद लिए, 2 रुपये का आता है, तो इसके 12,000 रुपये इसने खरीद लिए। अब मान लेते हैं पूरे साल भर में इसने सारे डब्बे बेच भी दिए लेट से, और ऑब्वियसली बेचेगा तो थोड़ा ज़्यादा पर, तो 3 रुपये में बेच दिए इसने सारे डब्बे, राइट। तो इसके पास कितने रुपए आ गए? 18,000 आ गए। तो इसने सारे डब्बे बेच दिए, 18,000 रुपये इसके पास आ गए। अब साल ख़त्म हो गया, तो इसने क्या करा, इसने सोचा चलो ऐसा करते हैं, अब तो साल ख़त्म हो गया है और मेरे पास 18,000 रुपये आ गए सेल करके, तो ये 6,000 रुपये घर ले गया। 6,000 रुपये कहाँ ले गया? घर ले गया। तो इसके पास अब कितने रुपए बच गए दोबारा से? 12,000 बच गए। तो अगेन इसके पास 12,000 रुपये बच गए। अब इसने सोचा बस अगले साल मैं फिर यही काम करूँगा। फिर से इसने क्या सोचा कि अगले साल अब मैं फिर से क्या कर लेता हूँ, 6,000 डब्बे खरीद लेता हूँ 2 रुपये के भाव से,
फिर उन्हें फिर बेच दूंगा, फिर 6,000 घर ले जाऊंगा। तो उसने सोचा मैं हर साल ऐसे करता रहूँगा। तो समझ आ गया? तो इसका मतलब उसे अपना ये बिज़नेस मेंटेन करने के लिए, ये बिज़नेस करने के लिए कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ रही है? 12,000। और वो हर साल कितने रुपए विड्रॉ कर पा रहा है? 6,000। तो उसने अपना एक ये बिज़नेस मॉडल बना लिया कि साल के शुरू में 6,000 डब्बे खरीदो 2 रुपए के, उनको बेच दो 3 रुपए में और 6,000 घर ले जाओ। फिर अगले साल फिर 12,000 से फिर शुरू कर लो, फिर 6,000 घर ले जाओ, फिर कर दो। तो ये उसका एक साइकिल ऐसे हर साल चलती रहेगी। तो क्लियर हो रहा है पहले यहाँ तक? इस मॉडल को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। इस मॉडल को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। अब इसमें क्या है कि इसमें वो 6,000 रुपये हर साल बचा के घर ले जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इतना समझ आया आपको सब बच्चों को? यहाँ तक किसी को कुछ भी वाद विवाद कुछ कहना तो नहीं? ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ डालता हूँ कि दिक्कत क्या आएगी। बड़े ध्यान से सुनना। आज जब उसने डब्बे खरीदे थे तो कितने रुपए के खरीदे थे? 2 रुपए के, है ना? और उसने तो अपना ये बिजनेस मॉडल बना लिया कि मैं हर साल 2 रुपए का ही खरीदता रहूँगा। लेकिन अब आप लॉजिकली सोचना, वो 2 का 2.5 है। हाँ, 1 साल बाद पता चला जब वो दोबारा गुटखा खरीदने गया, वो डब्बे खरीदने गया, तो क्या 1 साल बाद भी उसको वो 2 रुपए के ही मिलेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं, महंगाई बढ़ चुकी है। तो लेट से कि अब महंगाई अगर बढ़ गई और अब वो डब्बे उसको 2 रुपए की बजाय, ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2.40 के मिले। लेट से अगर महंगाई मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, तो अब तो उसको 6,000 डब्बे खरीदने के लिए 12,000 रुपये नहीं, पता है कितने रुपए चाहिए? 14,400। कर लो चाहे कैलकुलेटर पे, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो अब उसको कितने रुपए चाहिए? 14,400। जबकि उसने तो अपना बिजनेस मॉडल ऐसे बना लिया था कि मैं तो 12,000 रुपये हैं और ख़रीद लूँगा डब्बे। अब वो फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि जब अगले साल वो खरीदने गया तो महंगाई बढ़ गई। तो जो 2 रुपये का डब्बा था वो अब कितने का हो गया महंगाई की वजह से? 2.40 का हो गया। और अब अगर उसको 6,000 डब्बे खरीदने हैं तो उसको तो 14,400 रुपये चाहिए। तो हम उसको ये समझाते हैं, इस वाले केस में हम उसको ये समझाते हैं कि देखो दोस्त, तुमने जो ये ड्राइंग करी थी ना 6,000 की पिछले साल, तो तुम 6,000 की ड्राइंग मत करना, ऐसे तो तुम फंस जाओगे। फिर हम उसको कहेंगे तुम सिर्फ 3,600 की ड्राइंग करो। अब आप रिकैलकुलेट करो ज़रा, अगर 18,000 रुपये जब थे उसके पास और वो सिर्फ 3,600 की ड्राइंग करता तो उसके पास कितने रुपए बच जाते? 14,400 बच जाते। और अगले साल जो उसको अपना ये सेम मॉडल चलाने में क्या पैसों की कमी पड़ती? फिर नहीं पड़ती। उसके पास 14,400 होते और फिर वो अपना 6,000 डब्बे खरीद के आगे बढ़ जाता। तो हमें यही चीज़ उसको निकाल के बतानी है कि तुम 6,000 ड्राइंग मत करो, तुम्हारे लिए मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग कितनी रखनी चाहिए तुम्हें? सिर्फ 3,600। अगर तुम 6,000 कर लोगे तो अगले साल महंगाई बढ़ेगी तो फंस जाओगे। तो हमें उसको ये बात बतानी है। तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस वाले मॉडल को कहते हैं जहाँ पर हम मतलब महंगाई को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो इस मॉडल को कहते हैं, महंगाई को कंसिडर करने वाले को, करंट परचेजिंग पावर। तो इसमें देखो, मतलब इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश में तो जो लिखा है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रीस्टेटमेंट करते हैं क्लोजिंग प्राइसेस पर यूजिंग एवरेज प्राइस इंडेक्स। मतलब कि मैंने यहाँ पर जो प्राइस इंडेक्स यूज़ करा है वो ये यूज़ करा है, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाना, कि अगर पिछले साल इंडेक्स 100 था तो मैंने अगले साल प्राइस इंडेक्स 120 लिया है। सर कैसे? राइट, मैंने 20% से बढ़ाया था, क्योंकि जो डब्बा पिछले साल 2 रुपये का था, तो अगर आप कैलकुलेटर पर 20% महंगाई बढ़ाओगे तो वो डब्बा आप कितने का हो जाएगा? 2.40 का। तो मैंने महंगाई 20% से बढ़ाई है। इस बात को इंडेक्स नंबर की भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर इस साल इंडेक्स 100 है तो अगले साल इंडेक्स 120 है। तो दूसरे मॉडल में जब हम महंगाई को भी कंसिडर करते हैं ना, तो उस दूसरे मॉडल को बोलते हैं करंट परचेजिंग पावर। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? तो ये मतलब होता है जिसमें हम प्राइस इंडेक्स को भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो मॉडल होता है
वो सिर्फ किताबी है, वो हमारे सवालों में नहीं आता, लेकिन वो है क्या रहा है वो बता देता हूँ। अब हमने इसमें जो महंगाई लगाई वो कितने परसेंट लगाई, 20%। लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्रैक्टिकली सोचो कि ये जो 6000 बॉक्सेस थे, इनमें ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 बॉक्सेस क्या पता 3 रुपए के हो गए हों, 2000 बॉक्सेस क्या पता 2.5 रुपए के हो गए हों, और बचे हुए 3000 बॉक्सेस ही सिर्फ 2.4 के हुए हों। ऐसा तो नहीं है कि सभी डब्बे बिल्कुल 20% से ही बढ़ते हैं। जैसे आप अपने घर का भी एग्जाम्पल लो, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें घर में जो महंगी हो रही हैं वो एग्जैक्ट सेम परसेंटेज से हो रही है, कि टमाटर भी 20% महंगा हो गया, आलू भी 20% महंगा हो गया, माचिस भी 20% महंगी होगी। ऐसा तो नहीं होता। प्रैक्टिकली तो हर एसेट अलग महंगा हो सकता है। माचिस जैसे 100% बढ़ सकती है, टमाटर 10% बढ़ सकता है, आलू क्या पता ना बढ़े, कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली। तो जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो वहाँ पर हर एसेट अलग रेट से बढ़ता है, हर एसेट की महंगाई अलग होती है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। सेकंड वाले केस में तो हमने क्या ले लिया, एवरेज प्राइस इंडेक्स। एवरेज का तो मतलब होता है जनरल, कि भाई हमने ये मान लिया कि सारी टोटल महंगाई कितनी बढ़ रही है, 20%, उसको क्या नाम दे दिया, एवरेज प्राइस इंडेक्स। लेकिन जब हम अलग अलग एसेट के हिसाब से स्पेसिफिक महंगाई की बात करते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। तो सेकंड और थर्ड मॉडल जो है ना, ये बेसिकली सेम ही है आपके लिए, मतलब आपके एग्जाम के नज़रिए से सेम ही है, क्योंकि आपको वो अलग अलग एसेट का प्राइस इंडेक्स नहीं बताता, नहीं तो फिर खामखा कॉम्प्लिकेट होता है। तो इन दोनों में करना हमें सेम ही काम होता है, तो वो हमें महंगाई बता देगा और हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम महंगाई को कंसिडर नहीं करते। तो आप बस ऐसे समझो इस कहानी को, बस आप ऐसे समझो, आप दो तरीके से ही समझो। अब मैं उधर वाला ये हटा देता हूँ, कि पहला मॉडल तो ये था कि हर साल 12,000 रुपये का सामान खरीदो, 6,000 विड्रॉ करो और काम करते रहो। 12 का सामान खरीदा, 6 विड्रॉ करा, 12 का सामान खरीदा, 6 विड्रॉ करा, चलते रहो। लेकिन दूसरे मॉडल में जब अगले साल हमें पता है महंगाई बढ़ने वाली है, तो फिर हम उसको कितना ड्राइंग करने की सिर्फ इजाज़त देंगे, ओनली 3600। क्योंकि अगर उसने 6,000 की ड्राइंग कर ली तो फिर उसको अगले साल पैसों की कमी हो जाएगी। तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो हमें इस आदमी की मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग बतानी होती है बस, कि भाई ये कितना ड्रॉ कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो तो एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे बुक का जो है इस पर बेस्ड। तो आप एक एग्जांपल बस लिख लो थोड़ा क्लैरिटी के लिए, बाकी फिर बुक का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें आप लिख लो, ए ट्रेडर commenced business on 1 January 2001 हाँ कॉपी कर लो ये वाला, एक ही एग्जांपल करवा रहा हूँ बस रजिस्टर में अलग से। तो ए ट्रेडर commenced business on 1 January with ₹24,000 ब्रैकेट में लिखना 12,000 units of a product at the rate ₹2 bracket close. He sold it at the rate ₹3 and withdrawn ₹12,000 full stop. If the unit price at the end of year is ₹2.50 ब्रैकेट में, that is
एवरेज प्राइस इंडेक्स, बताओ कौन बच्चा बता सकता है? वैसे तो क्वेश्चन देना चाहता है क्वेश्चन, लेकिन मान लो मैं नहीं देना चाहूँ और आपसे बुद्धि लगवाऊँ, तो इतनी बात पढ़ के कौन बच्चा होशियार बता सकता है प्राइस इंडेक्स कितना है? 125। वेरी गुड। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को 2 रुपये से कितना महंगा कर दिया? हाँ, जो प्रोडक्ट 2 रुपये का था पहले, वो ईयर के एंड पे वही प्रोडक्ट अब कितने का बना दिया मैंने? 2.5 रुपये का, मतलब 2.50 का। तो इसका मतलब मैंने कितनी महंगाई बढ़ा दी? 25%। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि एवरेज प्राइस इंडेक्स कितना हो गया? 125। समझ आ रहा है कि कैसे पता लगाया? वैसे क्वेश्चन ने दिया है, लेकिन मान लो नहीं भी देता तो आपकी बुद्धि चल गई कि कैसे पता लगा एवरेज प्राइस इंडेक्स, क्योंकि मैंने 2 रुपये के प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट पहले 2 रुपये का था, वो प्रोडक्ट साल के अंत में कितने का बन गया? 2.5 का। तो आपकी महंगाई 25% बढ़ गई। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? एवरेज प्राइस इंडेक्स 125। ठीक है, अच्छा, तो खैर ये हो गई कहानी, बस बाकी तो लिख लो। कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग अंडर ईच केस। कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग अंडर ईच केस। ठीक है ना? तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आ जाता है। इस तरह की स्टोरी देगा और कहेगा कि मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग निकाल लो। चलो ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ सॉल्यूशन की, मतलब किस तरह से करना है एग्ज़ाम में। करें सॉल्व? पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसे ही। तो देखो, इस बार ट्रेडर जो है, ट्रेडर, उसने जब बिज़नेस शुरू करा तो कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 24,000। और उसने उस 24,000 का क्या करा? उसने 12,000 डब्बे खरीद लिए। और कितने रुपए से खरीद लिए? 2 रुपये से। ठीक है, फिर लिखा है कि फिर उसने इनको बेच दिया, इन सब डब्बों को उसने बेच दिया 3 रुपये में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 3 रुपये में बेचेगा तो उसके पास कितने रुपए बन गए टोटल? 36,000 है ना? उसके पास कितने रुपए आ गए? 36,000। और फिर लिखा है ही हैज़ विड्रॉन 12,000 रुपये। फिर साल के एंड में मान लेते हैं उसने 12,000 रुपये विड्रॉ कर लिए ड्राइंग्स, तो उसके पास कितने बच गए? 24,000 रुपये बच गए। तो क्लियर हो गया? अब अगर मान लो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगले साल भी 24,000 रुपये उसके पास बच गए, वो फिर से 12,000 यूनिट्स खरीद सकता है 2 रुपये के। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? अब साल के एंड में क्या हो गए? डब्बा कितने का हो गया? अब 2.5, महंगाई बढ़ गई। तो इसका मतलब अब तो उसके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। समझ आ रहा है भाइयों बहनों आपको? अब तो डब्बा जो है कितने का हो गया? 2.5 रुपये का हो गया। तो अब तो अगर उसको 2,000 बॉक्सेस परचेज करने पड़े तो फिर तो 2.5 के हिसाब से करने पड़ेंगे। वो सॉरी 12,000 बॉक्सेस अगर परचेज करने पड़े तो 2.5 के हिसाब से करने पड़ेंगे। कितने रुपए? मतलब 30,000। तो आपको उसे क्या समझाना पड़ेगा कि भाई तुमने 12,000 ड्राइंग नहीं करनी, कितनी करनी है? सिर्फ 6,000। अगर तुम 6,000 ड्राइंग करोगे ना, तभी तुम्हारे पास क्लोजिंग में कितने बचेंगे? 30,000 रुपये। तब तुम अगले साल महंगाई से जूझ पाओगे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? लेकिन इस चीज़ को हमें फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। ऐसे स्टोरी तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, बट आपको स्टोरी समझ आ गई क्या है? तो हमें हर केस में मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग मतलब शो करनी है। तो बस वो उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो लिख लो सॉल्यूशन। पहले केस 1,
at historical cost तो लिख लो क्लोजिंग कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी लिखोगे आप 36,000 समझ गए। क्लोजिंग कैपिटल 36,000 कैसे आई, मतलब ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, उसने 12,000 डब्बे 3 रुपए के बेच दिए थे तो उसके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 36,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 12,000 डब्बे उसने 2 रुपए के खरीदे थे 24,000। एडिशनल कैपिटल कोई है नहीं तो लिख कर चाहे डैश छोड़ दो, माइनस एडिशनल कैपिटल। तो पहले केस में तो वो कितने रुपए मैक्सिमम ड्रॉ कर सकता है 12,000 है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर अगर चले तो वो मज़े से 12,000 रुपये ड्रॉ कर सकता है। मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग समझ आ रहा है ना लॉजिकली। तो अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल को लेकर चले तो वो 12,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा और फिर अगले साल फिर डब्बे खरीद लेगा। लेकिन केस 2 एट करंट परचेजिंग पावर या ऑब्लिक केस 3 में भी आपका आंसर सेम ही रहेगा तो इसी में लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों केसेस में सेम ही रहता है आंसर। तो केस 2 या केस 3 भी अगर होता तो भी सेम ही रहता, तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब हम महंगाई को भी ध्यान में रखेंगे तो देखो कैसे आंसर बदल जाएगा और कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ये तो आप सेम ही लिखना 36,000 लेकिन जब आप माइनस करोगे अब ओपनिंग कैपिटल, ये ध्यान से देखना बस, तो हम इस ओपनिंग कैपिटल को रीस्टेट कर देते हैं एट क्लोजिंग प्राइस, यानी कि इस पर अब हम महंगाई के हिसाब से इसको रीस्टेट कर देंगे। तो अब डब्बा 2 रुपए का नहीं माना जाएगा, अब डब्बा कितने का माना जाएगा 2.5 रुपए का, राइट। तो 12,000 इंटू 2.5, तो हमने महंगाई एडजस्ट कर दी। तो हमने ये मान लिया कि भाई देखो महंगाई हो गई, अब तुम्हारे को 2 रुपये 50 पैसे का डब्बा पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 30,000। एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं तो छोड़ दो या लिख के डैश छोड़ देते हैं। है ना, अगर वो होती कुछ तो उसको भी मतलब महंगाई से एडजस्ट कर देते एट क्लोजिंग प्राइस, वो कुछ है नहीं तो डैश छोड़ दो। तो इसका मतलब वो महंगाई वाले केस में मैक्सिमम कितने रुपए ही ड्रॉ कर सकता है 6,000, जो आपको लॉजिकली भी समझ आ गया था, है ना, कि वो सिर्फ 6,000 ही विड्रॉ कर सकता है। अगर उसने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो फिर अगले साल पैसे कम पड़ जाएंगे उसके पास। हाँ हम बोलते रहो, मैं तब तक लिख रहा हूँ। केस 2 यानी एट करंट परचेजिंग पावर और केस 3 यानी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, अगर इनमें डिफरेंस नहीं है तो अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग केस। वो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है दोनों केसेस में। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ये है कि केस 3 में क्या होता है कि हर एसेट पर अलग इंडेक्सेशन होती है। तो जैसे अभी तो हमने सीधा 12,000 डब्बे जो थे उनको सीधा 2.5 रुपये लेके कर दिया सॉल्व, वरना 12,000 का भी वो ब्रेकअप बताता कि इसमें से 1,000 डब्बे इतने से बढ़े थे, 2,000 इतने से बढ़े थे, 3,000 इतने से बढ़े थे, तो वो वैसा देते नहीं है, ना ही आता नहीं है, ना ही है हमारे सिलेबस में। कॉन्सेप्ट है, तो उसको बोलते हैं फिर अगर वो हर डब्बे की महंगाई अलग बताता तो वो स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स हो जाता, तो उसको फिर हम फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बोल देते कॉन्सेप्चुअली। लेकिन वो क्वेश्चन में प्रैक्टिकली नहीं करवाता हमसे, प्रैक्टिकली वो सिर्फ एक ही महंगाई देकर
कह देता है, मतलब इसी तरह देता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया ना, तो बस आपको मतलब एक साथ ही प्राइस दे देगा कि 2.5 रुपये हो गया। ठीक है, समझ आया किस्सा कॉन्सेप्ट इसका? चलो, तो अब हम बुक का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक तो मैं यही डिस्प्ले कर दूंगा। चलो, तो ये है, तो आप हेडिंग डाल दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को विद ₹12 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 60,000 यूनिट्स ऑफ 20 ईच। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2012 ही सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर ₹30। तो 30 रुपये में उसने सब कुछ बेच दिया। तो 20 रुपये का उसने ख़रीदा था, 60,000 डब्बे खरीदे थे 20 रुपये के, और 30 रुपये में उसने सारे बेच दिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय मोहन, मतलब कि वही मैक्सिमम परमिसिबल ड्रॉइंग इन द ईयर इफ़, फिर क्वेश्चन आपको ऐसे बता देता है, फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसमें बस हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला मॉडल जो है उससे निकालना है। ठीक है, तो मैडम ने तो आंसर निकाल ही दिया, तो बाकी बच्चे भी निकाल लेते हैं। आइए तो कर लें सॉल्व जल्दी से। तो क्लोजिंग कैपिटल में बताओ कितना लिखोगे? 18 लाख। ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, और क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल कह रहा है तो ओपनिंग कैपिटल आप कितनी लिखोगे? 12 लाख, मतलब 20 रुपये का भाव पर। तो इसका मतलब वो मज़े से कितने रुपए विड्रॉ कर सकता है? 6 लाख। मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग्स। नहीं, इसमें नहीं, अगर है तो मान लो उसने और डब्बे बीच में खरीदे होते, यानी और एडिशनल कैपिटल लगा रहा होता तो लिखते, वैसे नहीं लिखना फिर। ठीक है, तो समझ आ गया? चल तो ओके। इसके बाद एक मिसलिनियस क्वेश्चन है 3, वो और करते हैं, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नहीं, बोला नहीं था क्वेश्चन ने ना, क्वेश्चन ने एक ही दिया था, बस कह रहा था कि इफ़ फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर केस 2 होता तो फिर वो प्राइस इंडेक्स बताता, उसने वो तो हाँ उसने बताया ही नहीं महंगाई कितनी बढ़ी, तो हमें पता ही नहीं। हाँ, इतना सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। अब मैं सोच ही रहा था कोई बच्चा ये पूछे कि सर बस इतना सा 5 मार्क्स का था, तो वो इतना सा 5 मार्क्स का तो था, लेकिन वो तो आज आपको बैठ के लग रहा है कि ये तो बस इतना सा 5 मार्क्स का था। जब इतने विशाल समुद्री काय सिलेबस के अंदर, जब एग्ज़ाम के उस प्रेशर में बैठ के ये वाला जब क्वेश्चन आता है जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होता, तब यही भारी लगता है ना। तो वो तो अभी आपको लग रहा है बस ये, लेकिन मान लो किसी ने टॉपिक ही छोड़ दिया, कई बच्चे टॉपिक छोड़ देते हैं, अबे कौन देख रहा है फाइनेंशियल कैपिटल बेकार है। तो जब बेकार टॉपिक आप छोड़ के जाओगे, तब आपको एक क्वेश्चन इतना सा देख के कुछ भी समझ नहीं आएगी करना क्या है, तब 5 नंबर उड़ेंगे। तो आप ये मत सोचो कि खाली इतने के 5 नंबर, आप हमेशा ये सोचना इस समुद्री विशाल का सिलेबस जब होता है, उस महासमुद्री सिलेबस के अंदर एग्ज़ाम के प्रेशर में जब आप बैठे होते हो 3 घंटे के अंदर, उसमें जब ये क्वेश्चन आता है तो फिर ये भी हार्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, है 5 नंबर का, तो जिसने पढ़ा होगा उसको मज़े आएंगे। अब चलो, जैसे अगला क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का ही है, ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन है, तो इस पे मतलब आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 3, इस पे लिख लेते हैं डी का सिंबल बना लेते हैं। डी का मतलब होता है डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है।
तो एक बार लिखवा देता हूँ। तो अगली बार से डी, जिस पे भी डी बनवाऊंगा इसका मतलब वो डिफरेंट क्वेश्चन है। चलो, तो ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए इज शोइंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी 8 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले इतना समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी बचपन में कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मतलब इक्विटी। तो वो ये कह रहा है कि इस व्यक्ति की एसेट्स है 8 लाख की, लाइबिलिटीज़ हैं 3 लाख की और कैपिटल है 5 लाख की। ठीक है, तो उसने हमें ये बता रखा है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, फिर लिखा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मिस्टर ए हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 1 2 3 4, ये अभी आप छोड़ दो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो the effect of the above transactions on the balance sheet in the form of asset minus liability is equal to equity after each transaction। तो कह रहा है आपको इस फॉर्म में हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम उसी फॉर्मेट में फिर सॉल्व करते हैं। तो मैं फॉर्मेट मैं बनवा दूंगा, तो बस पहले आप लिखो सॉल्यूशन 3। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे हम, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ ही बनाना। चलो, तो आप एक टैबुलर फॉर्मेट बना लेना, ये हटा देते हैं। सॉल्यूशन 3। ठीक है, तो एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो आप, छोटा सा ही बनाना है, 6 लाइन का बना लो बस, 6 लाइन का। पहले में लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन, और उसने हमें इक्वेशन बोली है एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। इस फॉर्म में कह रहा है दिखाओ, तो यही फॉर्म यूज़ करना आप, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। बस, तो 2 कॉलम्स बना लो आप। तो सबसे पहले तो लिख लो ओपनिंग। तो ओपनिंग में तो हम सिंपल वो लिख लेंगे जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी, है ना। तो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। एसेट्स थे 8 लाख के, ठीक है, वो रहा ऊपर। लाइबिलिटी थी 3 लाख की और इक्विटी थी 5 लाख की। तो ये ओपनिंग का मतलब है जो वैल्यूज़ उसने ऑलरेडी दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। तो एसेट के नीचे आप 8 लाख लिख लो, लाइबिलिटीज़ के नीचे आप 3 लाख लिख लो और इक्विटी के नीचे आप 5 लाख लिख लो। अब पहली ट्रांजैक्शन है, अब वो धीरे धीरे पढ़ना। पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है अर्नड मतलब कमाए 10% डिविडेंड ऑन 2000 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑफ, ये कोई भी कंपनी होगी, ₹100 ईच। यानी कि आपको 2000 इक्विटी शेयर्स जो 100 रुपये के हैं उन पर 10% डिविडेंड मिला। तो कितना डिविडेंड मिला? 20,000 रुपये मिला। तो अब आपको इस 20,000 रुपये का प्रभाव बताना है कि आपको 20,000 रुपये डिविडेंड मिला, तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, बताइए जी। कि आपको 20,000 रुपये जो डिविडेंड मिला तो इससे क्या होगा। हाँ जी, तो जब आपको कैश मिलेगा तो आपके एसेट बढ़ेंगे 20,000 से, राइट। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपकी इनकम बढ़ गई तो मतलब आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो बस, तो जो क्लास 11th में जब आप छोटे थे आज से 10 साल पहले, तो वो जो हरकतें करते थे आज आपको इस क्वेश्चन में वही हरकत करनी है, ठीक है।
चलो अब ऐसी सेकंड, पेड ₹50,000 टू अ क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ 70,000। आपने 50,000 रुपये पे करे क्रेडिटर को, सेटलमेंट हो गई 70,000 की। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त वैसे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको 20,000 का डिस्काउंट मिला है। तो अब इन बातों को अकाउंटिंग इक्वेशन में करो। ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता ये सब? दिमाग लगा रहे हो, वेरी गुड। तो एसेट में से तो 50,000 कम कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि एसेट कम हो गया। लाइबिलिटी में से भी लाइबिलिटी में से 70,000 कम कर देंगे हम, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी 70,000 की सेटल हो गई। और 20,000 का हमारा जो फ़ायदा हो गया वो इक्विटी में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्लियर है भाई सबको? तो बता देना अकाउंटिंग इक्वेशन अगर गड़बड़ लगे तो। उसके बाद थर्ड, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस इज़ आउटस्टैंडिंग 10,000। आपका रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है 10,000 का। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और इक्विटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपका है तो एक्सपेंस ही, पे नहीं करा वो अलग बात है तो एक्सपेंस ही। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 10,000 और इक्विटी कम हो जाएगी 10,000। ठीक है, और लास्ट है जी, मिस्टर ए विड्रू 9,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। 9,000 आपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए, मतलब ड्राइंग्स हो गई। तो इससे क्या होगा, एसेट भी कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो 9,000 से एसेट, हाँ, और 9,000 से इक्विटी कम। बस फिर लिख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि भैया फाइनल इक्वेशन वो टैली करनी चाहिए। क्या बनेगी, एसेट्स देख लो कितने आ रहे हैं, 7,61,000। यही आ रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ 360, 240, यही है ना, ठीक है। और इक्विटी वैसे भी चेक करना, फिर ऐसे भी 5,21, और ऐसे भी आ रही है, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी कर रहे हैं तब भी आ रही है 5,21, और ऊपर से सॉल्व करके ला रहे हो तो भी आ रही है 5,21, है ना। तो इक्वालिटी मैच कर गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो, तो ये हो गए आपके इसके क्वेश्चन बड़े वाले भी। बाकी 5 छोटे से MCQ क्वेश्चन है, वो आप मुझे ओरली सुना देना। बाकी क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? चलो जी। चलो, तो 5 MCQ क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं ऐसी। लेट्स सी, इसमें से शायद मुझे एक बताना पड़े। तो पहला है, द गोइंग कंसर्न अजम्पशन एज्यूम्स दैट। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन याद है कि आपको क्या कहता है? और बंद नहीं करेंगे। तो किस में लिखिए ये बात? ए, कि द बिजनेस कैन कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद सेकंड, 2 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे? ये हमने लिखा था, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है। थर्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग
आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट, मतलब क्या नहीं है। बैलेंस शीट तो होती है, पीएनएल भी होता है, ये दोनों नहीं होते, लेकिन इन दोनों में से आंसर तो एक ही है। तो कौन सा बिल्कुल ही नहीं होता? नहीं, सोशल ना होता है, ये आपको सिखाया जाएगा, लॉ वॉ में कहीं तो पढ़ोगे। CSR भी होता है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शायद आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, सोशल अकाउंटिंग भी कुछ होती है, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में ये भी तो पढ़ाते हैं ना। तो बहुत सी कंपनियों को ये बताना पड़ता है कि भाई आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, समाज को क्या नुकसान पहुंचा रहे हो, क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो सी और डी में से सी जो है वो बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, तो वो मतलब ज़्यादा बेहतर आंसर है। उसके बाद फोर्थ तो चलो सिंपल है, एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड इफ़ द चेंज इज़ रिक्वायर्ड। तो क्या करूं ऑप्शन डी में कह रहा है बाय स्टैट्यूट एज वेल एज एएस, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसके मतलब डी के मतलब के हिसाब से तो है कि दोनों को बोलना ज़रूरी है, तो ये तो नहीं है ना। और सही है, ए ऑप्शन सही था कि स्टैट्यू और एएस दोनों में से कोई भी हो सकता है। डी में तो कह रहा है स्टैट्यू एज वेल एज एएस, कि मतलब दोनों जने बोले, तो ऐसा तो नहीं होता। तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो वैसे मतलब सही आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद फिफ्थ, ये आपने अभी क्वेश्चन में करा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी मे बी चेंज ड्यू टू, मतलब कि कैपिटल चेंज क्यों हो सकती है। मतलब इक्विटी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल चेंज क्यों हो सकती है ये पूछ रहा है। ए से हो सकती है, ठीक है, इनकम अर्न से बढ़ जाएगी, और एक्सपेंस से भी घट जाएगी, है ना, एक्सपेंस होने से भी तो कैपिटल कम होती है, तो मतलब डी, तीनों से ही कैपिटल चेंज हो जाएगी। चलो तो क्लियर हो गया, समझ आ गया वाला। चलो तो इस वाले चैप्टर में तो बस यही था।